तो कल एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले ब्लॉक को हमने एक्स डिस्प्लेस कर दिया। एक्स डिस्प्लेस करने के बाद मान लो इसमें टेंशन है टी, और उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान मतलब उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें लॉन्गेशन आ गया x1 और इसमें आ गया x2। सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम बनाते हैं इन तीनों में रिलेशन, x1 x2 और x में रिलेशन। ध्यान से देखेंगे इसको, एक एक करके समझना है ना। जब हमने याद करो ऐसा एक सवाल किया था जिसमें ये रस्सी और स्प्रिंग से कनेक्टेड थी, हमने जितना इस ब्लॉक को खींचा था उतना ही स्प्रिंग में खिंचाव था। मतलब जितनी की जितनी ये रस्सी ढीली होगी उतना ही ये एलोंगेट हुआ होगा। अरे हाँ कि ना। मतलब इसमें x1 का एलोंगेशन हुआ तो वो पूरा किसको मिला, ब्लॉक को। तो x1 तो ब्लॉक खिंचाई होगा, डिस्प्लेस हुआ ही होगा x1। ठीक है, अब ये वाला भी क्वेश्चन किया था अपने, याद करो। जब ये पुली या स्प्रिंग में x2 का डिस्प्लेसमेंट एलोंगेशन आया था, तो पुली के इधर वाली स्ट्रिंग भी x2 ओपन हुई थी और इधर वाली भी x2 ओपन हुई थी। तो वो पूरा का पूरा मतलब 2x2 किसको मिला था, ब्लॉक को। तो इस पुली के x2 नीचे आने की वजह से ब्लॉक 2x2 नीचे क्या होगा, तो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू x। बस। ओवरऑल ब्लॉक कितना टोटल गया होगा, x1 तो इसकी वजह से और 2x2 उसकी वजह से। तो ब्लॉक जो टोटल x नीचे आया वो ऐसे आया, x1 प्लस 2x2 बराबर x। ऐसे लिखनी है। कुछ कुछ समझ में आया? अरे आया। इसका खिंचना, इसका एलोंगेशन पूरा ब्लॉक को मिला होगा, और इसका एलोंगेशन डबल होके ब्लॉक को मिला होगा। क्योंकि जब ये नीचे आया होगा तो इधर से भी रस्सी x2 ढीली हुई होगी, इधर से भी x2 ढीली हुई, पूरा x2 किसको मिला, ब्लॉक को। ऐसे करके देखना है। और आगे की इक्वेशन मैं कैसे बनाता हूँ, इस स्प्रिंग को वन बोल देते हैं, वन वन ही लिख रखा है। तो वन में स्प्रिंग फोर्स वन कितना आ गया होगा, K1x1। ये गलत है, क्यों गलत है आप बताओ। एम जी नीवे, इक्विलिब्रियम x1 प्लस एक्स इक्विलिब्रियम आएगा। FSP2 कितना आएगा, K2x2। ये भी गलत है, क्योंकि वो x2 से ज्यादा इलोंगेटेड होगी। x2 तो हमारा सिर्फ आफ्टर इक्विलिब्रियम है। और क्या लिखते थे अपन, ये टेंशन का और एक रिलेशन बनाते थे, है ना। तो रस्सी में टेंशन टी, टी इसके बराबर होगा। तो टी बराबर K1x1, और एक यहाँ पे इधर भी टी, इधर भी टी, 2t इज इक्वल टू K2x2। यहां तक बन गई। इसमें ज्यादा क्यों बनी इक्वेशन, स्प्रिंग ज्यादा थी ना, स्प्रिंग ज्यादा थी इसलिए इक्वेशन ज्यादा बनी। अब अपन लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू माइनस टी, ये तो सिंपल सा है। अरे हाँ कि ना। पर टी में क्या लिखूं, टी क्या लिखूं। टी के दो तरीके हैं लिखने के, दोनों में से कुछ भी लिख लो। अच्छा, हमें फाइनली जो एफ नेट लाना है वो किसके प्रोपोर्शनल लाना है, x1 के प्रोपोर्शनल लाना है, x2 के प्रोपोर्शनल लाना है, x के प्रोपोर्शनल लाना। क्या ये बात सही है क्या? तो मुझे, अगर मैं T K1x1 रख दूंगा तो खराब हो जाएगा मामला, कोई मतलब निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो तो x1 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। या K2x2/2 रख दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना है कि इस t की वैल्यू किसके टर्म में आए, x की टर्म में। वो कैसे आएगा, हाँ समझ गए तुम। अब और क्या, तीन रिलेशन का यूज करना है, एक, दो, तीन। क्या यूज करना है, x1 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, T/K1, वहां डाल दो T/K1। यहां से x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2T/K2, और एक 2 पहले से लग रहा है। अरे बोल दो तो कुछ, बराबर x। बताओ ये चमका क्या क्या हुआ, क्यों कर रहा हूं मैं ये भी समझ में आ रहा है। मुझे टी एक्स के टर्म में चाहिए ना, तो यहां से टी कॉमन निकाल लूं तो कितना बना, 1/K1, 4/K2 बराबर एक्स। लो आ गया टी एक्स के टर्म। माइनस टी, टी को क्या लिखूं, x/, वो भी कर लो यार, इसका लो हाथ क्या, एक स्टेप और बढ़ा लो। K1 K2 इधर जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, K2 + 4K1। सही कर रहा हूँ ना मैं, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, सही है। तो इसको यहाँ लिख दो, कितना लिखोगे अब, K1 K2 डिवाइडेड बाय
K2 + 4 K1। अब बताओ K ऑफ SHM कितना है? सही आंसर आ गया ये। आ गया ना? ये टी यहाँ पे टेंशन का भी है ना यार, बाद में मत पूरा ही लिख देता हूँ यार मैं। 2 पाई अंडर रूट। ऐसे होएगा। तो है तो सही, थोड़ा कठिन सा सवाल, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक करोगे ना तो चीजें ठीक बन जाएंगी वैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये इक्वेशन है। उसके बाद वाली सारी चीजें हमें पता है। पता तो है, पर यूज कैसे करनी है वो भी हमने देखा। हमने तो अपना मेथड किया, -t आया, लेकिन t को हम समझ नहीं पा रहे थे K1 x1 लिखूं कि K2 x2/2 लिखूं, लेकिन दोनों से लिखने से किसी से फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें तो किसके प्रोपोर्शनल में चाहिए, फोर्स x के प्रोपोर्शनल। तो हमने दिमाग लगाया और हमने यहाँ से x1 x2 को रिप्लेस किया, t और x में एक मस्त रिलेशन बनाया, और फिर t को यहाँ रिप्लेस किया ताकि वो x के प्रोपोर्शनल में। कुछ समझ में आया? खत्म करें फिर इसको। चलो आगे चलते हैं। यहीं तक रखते हैं। मैं सोच रहा 3 स्प्रिंग वाला और देता, तो ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। 3 स्प्रिंग में भी क्या ही है। टाइम पीरियड में जो ये वाले सवाल रहते हैं ना, जिसमें बहुत सारी स्प्रिंग लगा देते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं, क्योंकि ये कठिन होते हैं तो लगेंगे ही, उसमें बुरी बात क्या है। और भी लगा सकते हैं, इनको यहाँ सपोर्ट से बांध देते हैं। नाम दे लो K1, K2, K3, बस करो। करना नहीं है, लिखना है। क्वेश्चन क्या है? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM। ये इक्विलिब्रियम पर है और ये x नीचे आएगा। सबका अपन वो मान लेते हैं कि जब ये x नीचे आया तो इसमें लॉन्गेशन आया मान लो x1, इसमें लॉन्गेशन आया मान लो x2, और इसमें लॉन्गेशन आया मान लो x3। तो आपको बताना है x1 x2 x3 एंड x में क्या रिलेशन होगा। समझ में आई बात? बताओ। वैसे ही सोचो, बाकी सारी स्प्रिंग को भूल जाओ। आप तो ये सोचो, जब इसमें x1 इलॉन्गेशन आया होगा तो उससे इस ब्लॉक पे क्या फर्क पड़ा होगा? वेरी गुड। जब इस पुली में एक्स्ट्रा इलॉन्गेशन आया, स्प्रिंग में एक्स्ट्रा इलॉन्गेशन आया होगा, तो ब्लॉक में कितना इलॉन्गेशन आया होगा? 2x2। फिर इसमें देखो, इस पुली में जब खिंची होगी ना, ऐसे पुली खिंची होगी, हाँ खिंची होगी। अरे खिंची होगी कि नहीं खिंची होगी? ये पुली ऐसे ऊपर हो गई होगी, तो इधर से भी एक्स्ट्रा ढीली हुई होगी रस्सी, और इधर से भी एक्स्ट्रा ढीली हुई होगी। देख पा रहे हैं? उल्टी हो गई पुली थोड़ा सा। अरे यूं खींचेंगे ना अपन, तो ये पुली ऐसे खिंची होगी ऊपर। ये ऊपर हुई कितनी? x3। तो इधर से भी x3, इधर से भी x3, तो कितना होगा? 2x3 बराबर x। बस। और बाकी की 2 3 इक्वेशन और बनाओ। कर ही दें क्या? हो ही गया अब तो। कर ही दो। ये टी हो गया भाई साहब। अब ये देखना जरा, टी 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 टी, ये K1 x1 बराबर टी। सही। और अगर यहां देखें गौर से, तो टी ऊपर 2t, तो K3 x3 बराबर 2t। और यहां देखो गौर से, टी टी 2t = K2 x2, तो K2 x2 बराबर 2t। सही है क्या? मैं नेट फोर्स क्या लिखूंगा? एफ नेट बराबर -t लिखूंगा। भाई प्रॉब्लम आएगी कि टी बराबर ये लिखूं, टी बराबर ये लिखूं, टी बराबर ये लिखूं, पर मजे की बात इन तीनों में से कुछ भी ना लिखूं।
क्योंकि प्रोपोर्शनल तो किसके चाहिए, एक्स के। तो मुझे x1 यहाँ रिप्लेस करना है, x3 यहाँ रिप्लेस करना है, x2 यहाँ रिप्लेस करना है। तो करो जरा रिप्लेस। यहाँ क्या लिखूंगा, T/K1। यहाँ क्या लिखूंगा, x3 की जगह 4T/K3 प्लस 4T/K2 बराबर है। सही लिखा है ना, सही है ना। अब आगे क्या करूंगा, टी कॉमन निकाल के उधर रख दूंगा। अब इससे आगे तुम कर लेना है ना, इससे आगे नहीं कर पाओगे क्या। ये क्या हो गया, नीचे आएगा ना पूरा, ये पूरा टर्म नीचे बन जाएगा। तो ये बनेगा x/1/K1 प्लस 4/K3 प्लस 4/K2। ये आ गया आपका जो भी आया। आगे कर लोगे, कुछ बात पूछनी तो पूछ लो। लिखो अगला सवाल। इफ द स्प्रिंग if the spring if the spring was compressed by x naught and then released, if spring was compressed by x naught and then released, was released, जो भी है, find time period of SHM। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे एक M1 और M2 का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, के नॉट, और कितने से खींच रखा है इसको, सॉरी खींच के रखा है, कंप्रेस कर रखा है एक्स नॉट से, और क्या करा, छोड़ दिया। छोड़ दिया तो क्या होगा, खुलेगा, क्योंकि भी कंप्रेस्ड है, खुलेगा, अंदर आएगा, फिर बाहर, ऐसे ऐसे करें। तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड बताना है, कैसे करें। इसमें अलग क्या है, हर बार, या पिछले सवाल में स्प्रिंग 3 थी, ब्लॉक 1 था, इसमें ब्लॉक 2 है, स्प्रिंग 1 ही है। तो करना है, ये कैसे करना है देखते हैं जरा। आप देखेंगे इधर, अभी ये कंप्रेस्ड है, कहां से कंप्रेस्ड, अपनी नेचुरल लेंथ से। तो मान लेते हैं कि अपनी नेचुरल लेंथ में है, इनको ऐसे दबा के रखा था, छोड़ दिया। छोड़ दिया तो क्या होगा, ये मान लो x1 खुल गया, यहाँ पे आ गया ब्लॉक, और ये वाला ब्लॉक मान लीजिए x2 खुल गया। समझ में आई बात, इसका मतलब दोनों और अब नेचुरल लेंथ आ गई। अब ये अचीव कितनी हो गई, नेचुरल लेंथ। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में। इसका मतलब एक इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूं, दोनों कितना दबी हुई थी, x1 प्लस x2, जो किसके बराबर होना चाहिए, x0 के बराबर। और एक दूसरी इक्वेशन, ये जो भी मोशन हुआ इसमें इंटरनल फोर्स ही लगे, एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ था नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही था। तो अगर x1 x2 में रिलेशन वैसे बनाना हो मुझे, एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर मास जीरो हो गया। m1 x1 प्लस m2 x2 करूंगा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करूंगा, m1 x2 m2 x2 विथ साइन करूंगा। तो इसमें क्या लिखूं, इधर जा रहा है तो माइनस लगा लूंगा, उधर प्लस लगा लूंगा, तो ये बन जाएगा m1x1, सॉरी, बराबर, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पता है, आपको भी पता लगेगा। क्या मैं यहाँ से x1 निकाल सकता हूँ, कि ये वाला ब्लॉक कितना खुला होगा, x1 कैसे निकालूंगा, x2 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, और x1 भी निकाल सकता हूँ और x2 भी निकाल सकता हूँ वैल्यू रिप्लेस कर करके। तो पहले मैं यहाँ से x1 बराबर कितना लिखूंगा, m2 अपॉन m1 इंटू x2, और x1 को यहाँ से यहाँ रिप्लेस करूंगा, तो क्या मिलेगा, m2 अपॉन m1 प्लस x2, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ x2, तो लिखूंगा m2 अपॉन m1 प्लस 1। सही है क्या। और यही काम अगर मैं x2 निकाल के करता और रिप्लेस करता x2 को, तो क्या मिलता, ये उल्टा हो जाता ना।
m1/m2 प्लस 1 × x1 बराबर x0। ये मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अभी तक कुछ एसएचएम का हमने यूज खास किया नहीं। क्यों कर लिया अभी आपको पता लग ही जाएगा। ये सब का यूज अभी होना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो अभी इक्वेशन बनानी है, प्रोपोर्शनल लगाना है वगैरह वगैरह। ठीक है क्या? अब अपन चालू हो जाते हैं अपना निकालने का तरीका। कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम ढूंढो। मजे की बात इक्विलिब्रियम यही आएगा, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। स्प्रिंग फोर्स जब जीरो होएगा तो ही नेट फोर्स जीरो होएगा। तो यही क्या है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब मान लो मैंने इसको x1 डिस्प्लेस किया। बोले सर इधर कर दो इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने इसको x1 डिस्प्लेस x डिस्प्लेस इधर किया या उधर किया, तो यही मान लेते हैं ना। मैंने इसको मान लो इधर डिस्प्लेस किया x। सही है। देखो जब एसएचएम होगा तो ऐसा तो है नहीं अकेला यही ब्लॉक करेगा, दोनों करेंगे। और दोनों में जो x1 और x2 का रिलेशन आएगा वो हमेशा यही मेंटेन होना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? मतलब आप जब इसको डिस्प्लेस करोगे ना x, तो वो इस इक्वेशन के हिसाब से अपना डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक कर लेगा, क्योंकि साथ में ही होंगे वो, कभी अकेला थोड़ी हो सकता। सोच के देखो जरा। अरे हर सवाल में तो अपन इसको पकड़ के एक्स खींच देते थे, कुछ कर लेते थे। वो इस बार इसका भी साथ में उतना ही इस रेशो में होना पड़ेगा। x1/x2 = m2/m। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने इसको x1 ही डिस्प्लेस कर दिया, तो ऑटोमेटिक इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया होगा x। सही है क्या? तो ये अपना बन गया वो डिस्प्लेस, इतना डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे नेट फोर्स लिखना है आप इस पर। तो मुझे बताओ इस पर नेट फोर्स कितना आएगा? इस पे बना लो या इस पे बना लो, इस पे बना लो, इस पे बना लो। किस पे बनाओगे? इस पे बना ले। दोनों पे बना के दिखा देंगे। पहले इस पे बना लेते हैं। बताइए नेट फोर्स कितना आएगा? कितना आएगा? इधर आएगा, एफएसपी आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा मुझे गौर से देखना, मुझे नहीं बोर्ड को देखना। यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट किधर किया है? यहां से यहां तक जाने में x1 इधर किया है। अरे किया है x1 इधर। एक्चुअली मैं एक डायग्राम बनाने का कष्ट ना कर रही, डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ, वरना मुझे ये वाला डायग्राम नीचे बनाना चाहिए और बोलना चाहिए कि x1 इधर डिस्प्लेस किया। समझ में आई बात तुम्हें? बस मैं उतना आलस कर रहा हूँ, क्योंकि लिख दिया है ना यहाँ पे, लिख दिया ना ये। वहां करना पड़ेगा, फिर बात वही हो जाएगी ना, अलग अलग दिखना है। मैं चाह रहा था कि इसके नीचे ही वो डायग्राम बने, जिसमें मैं उसको x1 डिस्प्लेस करता हुआ आपको दिखाऊं, फिर आपसे बोलूं कि देखो मैंने x1 उधर डिस्प्लेस किया और फोर्स किधर लगा? इधर लगा। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आप इतने समझदार हैं कि आप सबसे पहले आपने इस डायग्राम को यहाँ से यहाँ समझा, और हमने ये सब बनाया। अब आप इसी डायग्राम को यहाँ से यहाँ समझेंगे। इसमें ये जो एरो दिख रहे हैं, इन एरो को मन में उल्टा करेंगे। तो ये सोचेंगे कि हमने इस मास m1 को इधर x1 डिस्प्लेस किया, तो x1 की डायरेक्शन क्या है? उधर। तो फोर्स किधर लगा? इधर। तो माइनस में फोर्स लगा, कुल मिला के बात ये। तो एफ नेट क्या लिखूंगा मैं? माइनस एफ एस पी लिखूंगा क्या? और ये एफ एस पी किसके बराबर होगा? या x1 के बराबर होगा? ओवरऑल कंप्रेशन तो x0 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं इसको दबाऊंगा, इसको, तो वो ऑटोमेटिक उसको दबना पड़ेगा। और किस रेशो में दबना पड़ेगा? इस रेशो में। और टोटल कितना आएगा? x0 आ जाएगा, x1 + x। तो जो फोर्स लगेगा वो ये मत लगा देना कि सर हमने x1 कंप्रेस किया है तो फोर्स लगेगा k0x। नहीं लगेगा, वो भी तो कंप्रेस हुआ। तो ओवरऑल कंप्रेशन स्प्रिंग का कितना हो गया? x0। तो फोर्स कितना लगा? k0x0। समझ में आ रही है बात? नहीं? कोई बात नहीं। ज्यादा समझाना भी कई बार घातक हो जाता है। अब लेकिन क्या x0 से हो जाएगा सवाल? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका तो x1 है ना, तो प्रोपोर्शनल तो x1 लाना पड़ेगा। इसलिए हमने रिलेशन निकाल रखा है। कहाँ गया ये रहा। x0 की जगह क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा। तो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? x1 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब ये जो मिला वो क्या है? k ऑफ एस एच एम। ये k ऑफ एस एच। टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट m/k। 2 पाई अंडर रूट m कौन सा? जिसके लिए अपन ये सब कुछ कर रहे हैं m1 के लिए कर रहे हैं, तो ये m1 होगा।
क्या लिखोगे? कुछ गलत लिखा क्या? क्या? ये उल्टा लिख दिया। ठीक है। ये M1, ये M2, ये M2, वो M1 प्लस M2। अब यहाँ लिखेंगे M1 डिवाइडेड बाय K ऑफ SHM, जो कि होगा K नॉट M1 प्लस M2 अपॉन M2। ये टाइम पीरियड आएगा। ये किसका टाइम पीरियड आया? M1 का। अब जब M2 का टाइम पीरियड निकालोगे तो भी यही आएगा, करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है रिड्यूस मास। बोले ये क्या होता है? अब तो किताबों में जाने क्यों ये जो M1 M2 अपन M1 प्लस M2 दिया रहता है, इसको क्या कह देते हैं? रिड्यूस्ड मास। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा रहता है 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के नॉट। जब भी दो मास एक स्प्रिंग से कनेक्ट होकर एसएचएम करते हैं तो रिजल्ट हम याद रखते हैं। ये किसके लिए किया है सॉल्व? M1 के लिए। आप घर के लिए सॉल्व करके रखें, मतलब लिख के रखें कि किसके लिए सॉल्व करना है? M2 के लिए। कैसे करेंगे जरा गौर से देखना दोबारा। M2 को किधर डिस्प्लेस करूंगा यहाँ पहुंचाने के लिए? X2 इधर आएगा। अच्छा गौर से सोचो, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? हो गया अपोजिट, अपोजिट। और ये FSP कितना होगा? ये FSP किसके बराबर होगा? डिस्प्लेस तो X2 हुआ है सर ब्लॉक। अरे होन दो, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आया? X0, तो वो आएगा माइनस K0 X0। अब इसको X0 नहीं चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? X2। फोर्स X2 के उसमें चाहिए प्रोपोर्शनल में। तो X0 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? ये रखनी पड़ेगी। समझ में आई बात? जब ये रखोगे तो यहाँ पे बन जाएगा M2 अपॉन M1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 अपॉन M1। और जब इसके लिए यहाँ पे रखोगे तो यहाँ एक M2 आ जाएगा और M1, यही आंसर आएगा कुल में। आप चेक करके देखना। तो ये है। अच्छा इसमें एम्पलीट्यूड कितना हो गया बताओ? एम्पलीट्यूड इस सवाल में M1 का एम्पलीट्यूड क्या होगा और M2 का एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो बोले सर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, पहले वो बताओ। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम के बीच की डिस्टेंस। अरे हाँ कि ना? तो मुझे जल्दी से बताओ इन दोनों डायग्राम में M1 इक्विलिब्रियम में किस में है? इस वाले डायग्राम में इक्विलिब्रियम पे है कि इस वाले डायग्राम में इक्विलिब्रियम पे है? नीचे वाले पर इक्विलिब्रियम पे है। ये बात सही है क्या? क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। सही क्या? सवाल में हम सवाल में हमको दे रखा है कि कितना X0 दबा के छोड़ा है। X0 दबा रखा है और छोड़ा है, मतलब जब इनकी कंप्रेशन X0 है तब इनकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। समझना ध्यान से। जहां वेलोसिटी जीरो होती है उसी को एक्सट्रीम कहते हैं। एसएचएम में जिस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, उसी को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम। तो देखो हमें दो पोजीशन मिल गई, इक्विलिब्रियम मिल गया और एक्सट्रीम मिल गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? X1। ये इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? X2। X1 कैसे निकलेगा? ये रहा X1। X0 अपॉन दिस। X2 कैसे निकलेगा? X0 अपॉन दिस। ये इनके एम्पलीट्यूड भी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड निकालने का सिर्फ एक तरीका है, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको किसी के जरिए ही निकालना पड़ेगा। वो अभी सवाल कराएंगे, इसके आने वाले 3-4 सवालों में हम सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालना सीखेंगे। एम्पलीट्यूड निकालने की एक तरीका यही रहता है कि अगर आपको सवाल में इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाए और एक्सट्रीम पोजीशन मिल जाए तो आप दोनों के बीच की लेंथ निकाल लो। बस वही है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैं बोलूँ वेलोसिटी निकालने का सिर्फ फॉर्मूला होता है ω√a²-x²। एम्पलीट्यूड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। एम्पलीट्यूड एक लेंथ है, विशेष लेंथ, एक स्पेशल लेंथ को एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको निकालने का कोई फॉर्मूला। आपको हमेशा सवाल को ऑब्जर्व करके जुगाड़ लगा के एम्पलीट्यूड निकालना पड़ता है। अभी मैं कराऊंगा इसके बाद 3-4 सवाल हम एम्पलीट्यूड निकालने पे करेंगे, जिसमें से एक तो ये हो ही गया। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको जुगाड़ लगानी पड़ेगी। कैसे? इक्विलिब्रियम ढूंढो, सर मिल गई। एक्सट्रीम ढूंढो, दे ही रखी थी। यही सिचुएशन तो दे रखी है सवाल में कि हमने दोनों को, मतलब X0 कंप्रेस करके ब्लॉक को छोड़ा है। छोड़ा है मतलब दबाया, छोड़ा, तो मतलब वहां पे क्या है? एक्सट्रीम है, वेलोसिटी जीरो है। इन दोनों के बीच की लेंथ क्या होगी? X1 होगी।
मैंने तो भैया पूरी कोशिश कर ली है ना। इससे ज्यादा अब तुम्हारी कोशिश की जरूरत लगेगी। नहीं नहीं, वो तो चालू हो जाती है वो तो। इसका बच्चे कितने हो रहे हैं, इस पे क्लिक करूं? हम्म। नाम इन्होंने फोन फॉर्म नंबर 3 4 लोगों ने डाला है, सबको बोल दिया था जबकि। ये तो जने कौन है देखो, ट्रैक्स क्यों, क्या है ये? नहीं बोल तो देते हैं वो, मान ही नहीं रहे इसको। हाँ, इनिशियल फेज एंगल क्या है, कहाँ से छूट रहा है ये? इस वाले ब्लॉक का तो एक तरीके से क्या मान लो, पॉजिटिव एक्सट्रीम मान लो, +π/2 इसका। और इसका क्या मान लो, अरे इक्विलिब्रियम के आगे ना पॉजिटिव एक्सट्रीम, इक्विलिब्रियम के पीछे नेगेटिव एक्सट्रीम। ये कहाँ से छूटा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से इधर आया, उधर गया। तो +π/2 3π/2। तो हम जो भी करते हैं वो सब ब्लॉक के लिए करते हैं, ये एफ नेट भी ब्लॉक पर है। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आएगा। और अंत में जब मास रखोगे वो भी ब्लॉक का ही मास है, सब कुछ ब्लॉक के लिए है जो एसएचएम कर रहा है, जिसको अपन देख रहे हैं। दूसरे वाले के लिए भी करना पड़ेगा, फिर आप देखोगे तो सेम आएगा। तो फेजर डायग्राम कॉन्सेप्ट है ना, काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट। तो काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में आपको ऐसे जरूरी नहीं देखना कि सेंटर ऑफ मास क्या है, ब्लॉक का बनेगा, ब्लॉक का। फेजर डायग्राम उसका बना सकते हो आप जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अब वो चाहे कोई भी करे। सेंटर ऑफ मास एसएचएम कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास का बनाओ, कोई पॉइंट एसएचएम कर रहा है तो उस पॉइंट का बनेगा। जो जो एसएचएम करेगा उसका फेजर डायग्राम बन जाएगा। सुनता हूँ मैं आपकी। एक सवाल लिख लो, ये करके ही जाएंगे, थोड़ा है ना सेटल हो जाएगा मामला, थोड़ा सिंपल सवाल है। 2 सवाल काफी कठिन हो गए। लिखो, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये करके जाएंगे अपन है ना। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, नाउ m1 इज रिमूव। ये रखा है ना ऊपर m1, इसको हटा लिया। बताओ क्या होगा, सोचो। पहले बढ़िया इक्विलिब्रियम है, हाँ जैसे ही इसको हटाया अब ये ऐसे ऐसे करने लगेगा। नहीं करेगा क्या, सोच के देखो। तो एसएचएम करेगा ना। तो आपको इसमें इसका टाइम पीरियड भी बताना है। क्वेश्चन लिखा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, नाउ m1 इज रिमूव्ड, फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। वो इक्विलिब्रियम है। अरे यार बात कर रहे हो गया सवाल, आप दोनों का हो गया क्या? क्या है आंसर? अजीब पागल हो। इधर ही देख लो, फिर मैं ही बता देता हूँ। ये क्या दे रखा है, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब कहीं पे नेचुरल लेंथ रही होगी, और ये वहां से कुछ डिस्प्लेस हो रखा होगा। क्या हम ये बता सकते हैं कितना हो रखा होगा एक्स इक्विलिब्रियम बराबर? बता सकते। K0 × x इक्विलिब्रियम बराबर m1 + m2 × g। तो एक्स इक्विलिब्रियम बराबर, सही है क्या? ये तो क्या आ गया, इनिशियल इक्विलिब्रियम। अब उसने बोला है m1 हटा दिया गया है। अब सोचना जरा, अगर मैंने m1 को हटा दिया तो क्या होगा? क्या इक्विलिब्रियम यही रहेगा कि इक्विलिब्रियम बदल जाएगा? बदल जाएगा। अच्छा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम की नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? क्यों ऊपर क्यों? हल्का हो जाएगा ये ना। तो यहाँ कहीं मना लेते हैं, ये मान लेते हैं न्यू इक्विलिब्रियम। और नेचुरल लेंथ तो यही है। अब इक्विलिब्रियम की जो लेंथ है उसको बोल देते हैं न्यू इक्विलिब्रियम, एक्स इक्विलिब्रियम न्यू। और ये जो m2 है ये एसएचएम करेगा। अब एम्पलीट्यूड में निकालता हूं शांति से, एम्पलीट्यूड में मेहनत लगती है। आप मेरे को क्या
इस मोशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं? जो एसएचएम कर रहा है सिस्टम, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताइए? अंडर रूट के नॉट अपॉन M2। बोले सर M1 भी तो है। नहीं है, जो एसएचएम कर रहा है वो मास सिर्फ M2 है, M1 नहीं है। तो क्या टाइम पीरियड बता सकते हैं? हाँ, 2 पाई अंडर रूट M2 अपॉन के नॉट। अब मुझे कौन बताएगा ये कैसे आया ओमेगा? अपने आप आ गया? किसके पीछे की कोई स्टोरी है, कोई कहानी है सर। 2 दिन 3 दिन से आप यही करवा रहे हो। कल आपने क्वेश्चन करवा दिया है कि एक स्प्रिंग एक ब्लॉक के साथ वर्टिकल कनेक्टेड है, ऐसे यही सिस्टम था। उसका ऑलरेडी हम के एस एच एम निकाल चुके हैं। उसमें जो मेहनत हुई थी वो सब मेहनत हमने करी है, तब जाके ये आया है, डायरेक्ट नहीं लिखा है। क्या मेहनत करी थी याद है? तुम्हें याद है? तुम्हें याद है? तुम नहीं आए थे कल? वेरी गुड। समझ में आई बात? डिस्प्लेस करना है, नेट फोर्स वो सब करना है। तो ये आ गया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, सब सोच समझ के आया है। बदल जाता सिस्टम तो करना भी पड़ता, ये याद था इसलिए लिख दिया। लेकिन रही बात अब एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड कैसे निकाले कौन बताएगा? तो पहले मैं इस नए इक्विलिब्रियम को निकाल लेता हूं। तो नीचे क्या लगेगा? M2G। ऊपर क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स लगे, अरे लगेगा ना। दोनों को बराबर करूंगा तो क्या लिखूंगा? न्यू बराबर M2G अपॉन, क्या ये बात समझ में आई? कौन समझदार व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, कौन बता सकता है कि इस सिचुएशन को एनालाइज करके आप क्या सोचते हो कि एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? कुछ भी समझ में आ रहा हो तो किसी को फिर से सोचो, एम्पलीट्यूड क्या होता है? इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच की डिस्टेंस होती है। ये जो एसएचएम कर रहा है इसका इक्विलिब्रियम आपको पता है क्या? ये है इक्विलिब्रियम की ये है इक्विलिब्रियम? ये है कि ये है? ये क्या है फिर? ये एक्सट्रीम है। क्यों है एक्सट्रीम? सोचो जरा। जब आपने इसको हटाया होगा तो इक्विलिब्रियम में है ना, वेलोसिटी जीरो है। तो यहां से एकदम से ऊपर गया होगा तेजी से, ऊपर गया होगा नीचे आया होगा। इसके अबाउट एसएचएम हो रहा है। इसका मतलब, ये बहुत बात कर रही हो आप, उनसे पूछ रही हो आप, क्लास के बाद पूछ लेना, ना खुद पढ़ रही हो ना उनको पढ़ने दे रही हो। ये जो पोजीशन है, यानी कि पुराना वाला जो इक्विलिब्रियम है, वहां पे वेलोसिटी जीरो है। तो ये किसकी तरह काम कर लेगा इस सवाल में? एक्सट्रीम के लिए। तो एक्सट्रीम या एम्पलीट्यूड निकालने का कोई फिक्स तरीका नहीं है, वो आपको सोच के ही निकालना पड़ेगा इनडायरेक्ट तरीके से। समझ में आई बात? तो न्यू इक्विलिब्रियम और ओल्ड इक्विलिब्रियम के जो बीच की लेंथ है वो इस सवाल में एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड बराबर क्या लिख दूं इसमें मैं? टोटल लेंथ अपन को पता है एक्स इक्विलिब्रियम, ये वाली लेंथ पता है एक्स इक्विलिब्रियम न्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये कितना है? M1 प्लस M2 बाई जी कैन नॉट M2G, घटाओगे तो M1 बच जाएगा। M1 मतलब M1G अपॉन ये बच जाए। ये है एम्पलीट्यूड। तो आप गौर से देखें, टाइम पीरियड में M2 आ रहा है, एम्पलीट्यूड में M1 आ रहा है। तुक्का मारे हैं तो सोच समझ के मारना। कहीं कंसेप्ट कई बार लगाए हैं सर, दो स्टूडेंटों ने तुक्के की, सर M2 कर रहा था ना, तो एम्पलीट्यूड में हमने वो वाला आंसर लगा दिया जिसमें M2 था। तो देखो गलत हो जाएगा, M1 वाला आंसर है। जो हटाया है मास वो डिसाइड कर रहा है एम्पलीट्यूड, पर टाइम पीरियड किसका आएगा? जो एसएचएम कर रहा है। सोच के, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जो हटाया वो है एम्पलीट्यूड। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, एम्पलीट्यूड निकालने का कोई फिक्स तरीका नहीं, क्वेश्चन समझ के ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, और करेंगे अभी एम्पलीट्यूड निकालने वाला सवाल। ठीक है भाई साहब।